सर्कुलर मोशन का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन ए कर्व ट्रैक। आपको बचपन के दिन याद आ जाएंगे जब आप साइकिल सीख रहे थे। शुरू में पहले कब गिरे? जब टर्निंग लेने की कोशिश किए तब गिरे, है नहीं? आपको कोई साइकिल में बैठा दिया, धक्का दे दिया, जब तक आप सीधे जा रहे हो ठीक है, टर्न करने की कोशिश किए तो गिरे। क्यों गिरे उसका लॉजिक हम देखेंगे, और अब क्यों नहीं गिर रहे उसका लॉजिक भी हम देखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आपको थोड़ा ध्यान से सोचना और समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक को मैं इलैबोरेटली बताऊंगा, ये आपका डेरिवेशन भी आता है स्कूल एग्जाम वगैरह में, तो उसको भी देख लेंगे, और जो भी न्यूमेरिकल आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला न्यूमेरिकल से आएगा। अच्छा, when a cyclist is taking a turn on a curved track, तो जब कोई साइक्लिस्ट कोई कर्व ट्रैक में घूम रहा है, जो टर्निंग ले रहा है, तो आप जानते हो ही इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अब कोई भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है। वो कैसा फोर्स होता है? एक्सटर्नल फोर्स होता है। किस डायरेक्शन में होता है? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होता है। सोचो कि कोई साइक्लिस्ट गया रास्ते में, ये रास्ता था, और क्या कर रहा है वो? इधर से गया, ऐसे जाके इधर से टर्निंग ले रहा है। जब वो टर्निंग ले रहा है, ही इज मूविंग इन ए सर्किल whose center is somewhat here, और ये ऐसे मूव कर रहा है। What is that force which is providing necessary centripetal force? चलिए सोचते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स, तो कोई ना कोई एक एक्सटर्नल फोर्स होगा। क्या क्या फोर्स आ रहे हैं साइक्लिस्ट के ऊपर? पहला फोर्स आ रहा है वेट। क्या ये वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है? हाँ है, क्योंकि साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है तो उसका वेट तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है? नहीं हो सकता। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। क्या इसका वेट सेंटर की तरफ होगा? नहीं, तो वेट कैन नॉट बी। नॉर्मल रिएक्शन वो भी नहीं हो सकता, इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। थर्ड फोर्स क्या रह गया? फ्रिक्शन। किस डायरेक्शन में? वही तो मालूम नहीं होता है। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? पक्का फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी बिहेविंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि सोचो जब आप ऐसे टर्निंग ले रहे थे, ये अगर यहाँ पर तेल गिरा होता, आप गाड़ी में स्वी करके जा रहे हो तो यहाँ पर से फुई करके फिसल जाओगे। तो कौन आपको फिसलने से रोक रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होगा? पक्का टुवर्ड्स सेंटर। देखो दैट इज इंटरेस्टिंग। हम लोग पहले झगड़ रहे थे फ्रिक्शनल फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आल्सो। समझ में आया क्या? तो किस डायरेक्शन में गाड़ी कोई बॉडी मूव कर रहा है, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स का कोई डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन तो मेनी अदर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर वी आर नॉट गोइंग टू दैट पॉइंट। व्हाट आई मीन टू से इज, जब आप टर्निंग ले रहे थे, कौन सा वो फोर्स था जो आपको घूमने में मदद करता था? कौन सा फोर्स नहीं होता तो आप घूम नहीं सकते? अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, तेल डाल दिया होता, तो आप जाके टर्निंग ले पाओगे क्या? अब तो फिसल जाओगे। सो फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प्स यू टू टेक ए टर्न। तो वही चीज को हमें नोट करना है, समझना है, लिखना है और याद भी रखना है। When a cyclist is taking a turn on a curved track, the necessary centripetal force is provided by friction. Necessary centripetal force is provided by friction. फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अच्छा ये बात है, तो क्या लिखेंगे? सो हम लिख सकते हैं mv²/r, the centripetal force must be equal to frictional force. mv²/r must be equal to frictional force। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं? 10 10 10 कितना फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर आ रहा है, और हम इसको उल्टा लिखेंगे तो और थोड़ा ज्यादा सुंदर दिखेगा
कितना फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द साइक्लिस्ट व्हेन ही इज टेकिंग ए टर्न, इट इज mv²r। सो ध्यान से देखो कितना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। कोई साइक्लिस्ट जिसका मास m है, वो v स्पीड में किसी एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है जिसका रेडियस r है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट, म्यू यू कोई चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, mv²r। इससे आपको डाटा मिल गया, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mv²r। वो अगर धीरे धीरे जा रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स विल बी लेस, जोर से चले जाएगा v ज्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी मोर। अगर कोई स्लिपरी रोड है, कोई स्लिपरी ट्रैक है, ये स्लिपरी ट्रैक में आप धीरे धीरे जाओगे, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं चाहिए तो आराम से निकल जाओगे, जोर से जाने की कोशिश करोगे फिसल जाओगे, फ्रिक्शन विल नॉट बी एबल टू सस्टेन योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या कह रहे हैं, अगर कोई मास m r रेडियस की सर्किल में v स्पीड में जा रहा है कोई साइक्लिस्ट, तो उसके ऊपर क्या फ्रिक्शनल फोर्स है, mv²r। ठीक है, ठीक है। तो याद रहा कि m इज मास ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है, एंड v इज स्पीड एंड r इज रेडियस ऑफ पाथ, अगर ये तीनों चीज हमारे पास है तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है पता चल गया। अब सोचो कितना मैक्सिमम स्पीड में जा सकता है। आप किसी भी रास्ते में टर्निंग लेके जा सकते हो, डेली आते जाते हो, ठीक है, लेकिन 90 किलोमीटर 100 किलोमीटर स्पीड में टर्निंग ले सकते हो क्या? लोगे तो क्या होगा, फिसल जाएगा। तो व्हाट मैक्सिमम स्पीड यू कैन हैव, व्हाट मैक्सिमम स्पीड यू कैन हैव, चलो लिखते हैं इसको, दी when और v is maximum और when v is maximum, frictional force is also maximum। why frictional force is maximum? क्योंकि v बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, v सबसे ज्यादा जब होगा फ्रिक्शनल फोर्स भी सबसे ज्यादा होगा। तो आप कहोगे when v is maximum frictional force is maximum, तो आप कहोगे ff का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू m v max का स्क्वायर बाय r, इट इज m v max का स्क्वायर बाय r एंड दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू। यू कुड फॉलो, when velocity is maximum frictional force is also maximum। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि what can be the maximum frictional force on a body, वो तो मालूम है, that is the limiting frictional force। वो कितना होता है, म्यू इंटू आर, आर मतलब नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये वाला नहीं, ये तो रेडियस है। तो आप कहोगे m v max का स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज म्यू m g, क्योंकि साइक्लिस्ट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, वेट नीचे की तरफ mg है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, r मस्ट बी इक्वल टू mg, म्यू mg। इसको थोड़ा मारपीट करिए तो क्या मिल रहा है, देखिए m कैंसिल हो गया। सो विथ व्हाट मैक्सिमम वेलोसिटी ए साइक्लिस्ट कैन टेक ए टर्न, r को इधर ले लो, m कैंसिल हो गया, रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी। इससे ज्यादा स्पीड में जाएगा तो मरेगा, गिरेगा रास्ते में। तो क्या देख रहे हैं हम, the maximum speed with which the cyclist can move is given by root over of mu r g। अब इंटरेस्टिंगली बात ये है कि आपको ये चीजें मालूम है, बस मालूम है बोल के मालूम नहीं है। नहीं सर आज तो पहली बार सुने, पहले कहाँ मालूम था, मैं अभी प्रूफ करता हूं कि आपको मालूम है। Now I prove that you know these things। कभी फील नहीं क्यों? Let me explain। Supposing हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ट्रैक ऐसा है, सपोज हम कहेंगे कोई एक कॉर्ड ट्रैक दिखने में ऐसा है और इधर से ऐसे जा रहा है, ये ट्रैक ऐसा है, यहाँ पर आपको टर्निंग लेना पड़ेगा, डेली आप इधर से आते हो और जाते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी में आप टर्न ले सकते हो, दैट इज गिवन बाय रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी। आपकी घर इधर कहीं है, आपको जल्दी जल्दी भागना है, आपके घर में भागने के लिए कोई जल्दी जल्दी नहीं जाता है, दोस्त का घर होगा, ठीक है, दोस्त का घर में, फ्रेंड्स के घर में भागना है तो आपको जल्दी जल्दी भागना है, इधर रहता है। तो आप डेली यूजुअली
काफी ज्यादा स्पीड में यहाँ पर जाते हो, आज गए तो देखे रास्ते में यहाँ पर कुछ ग्रीज जैसा पड़ा हुआ, समथिंग लुब्रिकेंट से आते हैं, आप क्या करोगे, ब्रेक लगाओगे कि स्पीड बढ़ाओगे कि उतनी स्पीड में निकल जाओगे? व्हाट विल डू? आप अगर देखोगे यहाँ पर तेल जैसा कुछ गिरा हुआ है तो आप ब्रेक लगाओगे, स्पीड की स्पीड और बढ़ाओगे कि जितने स्पीड में थे उतने स्पीड में निकल जाओगे? क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे। क्यों ब्रेक लगाएंगे? क्योंकि आपका दिमाग को समझ में आ गया आगे म्यू कम है तो मुझे कम वेलोसिटी रखना चाहिए। सो आप क्या करते हो, जैसे आपका दिमाग सेंस कर लिया कि आगे म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, वो क्या करता है, वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करता है। सपोज साइकिल भी आपका हीरो साइकिल है, आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगा नहीं, मतलब आप देख रहे हो कि म्यू होना चाहिए, म्यू कम है तो भी कम होना चाहिए, कम करने की कोशिश की लेकिन जितना कम होना चाहिए था उतना कम हुआ नहीं। अब आप इस स्लिपरी जोन में एंटर कर गए। अब सोचो और बताओ, अभी आपको सोच के बताना है, अगर आप ये स्लिपरी जोन में एंटर कर चुके हो, अब आप देखें कि आपके पास जो स्पीड है उतना नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं पकड़ रहा है, हम क्या करेंगे? अगर ये बात है, अगर आप स्लिपरी जोन में घुस चुके हो तो आप कैसे पाथ में जाने की पसंद करोगे? ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा वेलोसिटी अभी जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक ए टर्न शार्पली लाइक दिस, और मैं थोड़ा साइकिल को ऐसे लेके ऐसे जाऊंगा। कौन सा केस में जाऊंगा बताओ? व्हिच पाथ आई विल फॉलो, यहां से मैं चल के जा रहा हूं, व्हिच पाथ आई विल प्रेफर, माय वेलोसिटी इज नॉट मच स्मॉल, अब मैं ऐसा रास्ता में टर्निंग लूंगा कि मैं ऐसे टर्निंग लूंगा, कौन सा रास्ता लूंगा, 1 और 2? आप देख लिए कि आपका वेलोसिटी कम नहीं हो रहा है, आप कम से कम आर बढ़ाने की कोशिश करोगे, यू विल ट्राई टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर। ये रास्ते में जाओ तो ये था आर, ये रास्ते में जाओ तो आर काफी ज्यादा हो गया है कि नहीं? यू ट्राई टू इंप्रूवाइज आर। सो ऑल दीज आर ऑलरेडी देयर इन योर एक्सपीरियंसेस, but hardly you realize them and correlate them in terms of mu, r and g. I hope you have understood. So the maximum velocity with which a cyclist can take a turn on a curved track is given by root over of mu r g. क्या समझ में आया? अच्छा, अगर ये समझ में आया तो बताओ, if v is more than root over of mu r g तो क्या होगा? अगर mu r g से ज्यादा होगा, जितना मैक्सिमम वेलोसिटी में जाना चाहिए उससे ज्यादा वेलोसिटी में आप जाओगे तो क्या होगा? गाड़ी फिसल जाएगा। किधर को फिसल जाएगा? गाड़ी किधर को फिसल जाएगा? अंदर की तरफ, सर्किल में अंदर की तरफ फिसल जाएगा कि बाहर की तरफ? Yes, he slips outwards. तो आप क्या लिखोगे? If v is greater than mu r g, he slips or skids outward. ये आपको समझ में आ गया, वो बाहर की तरफ फिसल जाएगा, he skids outward. फिजिक्स चीज है भाई, विजुअलाइज कर पाओगे तो सारा चीज आसान हो जाएगा। अब वो जब फिसल रहा है बाहर की तरफ, जब वो फिसल रहा है बाहर की तरफ, तो क्या बता सकते हो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? ऑलरेडी फिसल रहा है तो इट इज म्यू एम जी, क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है, ही स्लाइड्स आउटवर्ड्स। कोई स्लाइड करके जा रहा है तो इट विल बी रूट ओवर म्यू, सॉरी इट विल बी म्यू एम जी, ठीक है। लेकिन अगर v हो गया लेस देन रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी तो क्या होगा? वो किधर को फिसलेगा? अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? अरे ऐसे जा रहा था, एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा हुआ, बाहर की तरफ फिसल गया, उस स्पीड से कम होगा तो किधर फिसलेगा? बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? नहीं फिसलेगा। He takes a safe turn. क्या लिखेंगे? He takes a safe turn ले रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसा केस में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? वो फिसल नहीं रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? अरे हम तो शुरू से वही देखे थे, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रहा है फ्रिक्शनल फोर्स इज mv²r, तो हम कहेंगे इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? mv²r। क्या मेरी बात सबको हजम हो रहा है?
यस यस, ये चीज समझ में आ गई। यस, नाउ आई गो फॉर पॉइंट नंबर 3। नाउ आई वांट टू गिव यू अनदर एक्सपेरिमेंट टू थिंक। सोचो कि ये पेन को मैं दोनों उंगलियों के बीच में फंसा के रखा हूं, ठीक है। देखो ये हाथ को मैं से मूव करवाऊंगा तो आप कोई बता सकते हो क्या, ये पेन भी तो एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है। व्हाट इज दैट एक्सटर्नल फोर्स व्हिच हेल्प्स इट टू रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ? कौन सा फोर्स है जो इसको सर्कुलर पाथ में घूमने में मदद कर रहा है? जब मैं हाथ को ऐसे ले रहा हूं हो क्या रहा है, देखो तो अगर मैं हाथ को जोर से लूंगा तो ये पेन फिसल के बाहर निकल जाने की कोशिश करेगा। कौन रोक रहा है उसको फिसलने से? फ्रिक्शन। तो पेन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में? अंदर की तरफ, मींस टुवर्ड्स माय शोल्डर। एंड इज इट नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर? यस। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमें समझ में आ गया जब मैं पेन को ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है। पेन को जब ऐसे घुमा रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। कितना मैक्सिमम जोर से घुमा सकता हूं? मैं ध्यान रखूंगा कि इसके ऊपर जो mv² r आएगा वो यहाँ का फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा ना हो जाए, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा ना हो जाए। अच्छा ठीक है, मान लो कि हम मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से कम वेलोसिटी, अब ऐसे वेलोसिटी में मूव किए कि पेन अभी फिसल नहीं रहा है, ठीक है, फिसल नहीं रहा है। लेकिन देखो क्या हो रहा है, मैं अगर हाथ को मूव करवा रहा हूं, देखो तो ये पेन बाहर की तरफ गिर रहा है। यू नोटिस, आप अगर पेन को हाथ में ऐसे रख के ऐसे घुमा दोगे, यू सी द पेन इज फॉलिंग आउटवर्ड्स। व्हाई? जब इसको ऐसे घुमा रहे थे इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स और इनर्शिया फोर्स कहां पे आता है? एट द सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास में वो फोर्स आ रहा था और वो फोर्स क्या किया, यहां से कोई चीज इसको खींचेगा तो क्या होगा, ये ऐसे गिरेगा, है कि नहीं? सो व्हेन आई एम रोटेटिंग माय हैंड लाइक दिस, द पेन इज फॉलिंग आउटवर्ड। तो साइक्लिस्ट धीरे धीरे जाते वक्त भी उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा सेंटर ऑफ मास में, जो इसको गिराने की कोशिश करेगा। अब मैं चाहता हूं मैं हाथ घुमाऊं और पेन ना गिरे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर पेन को अगर मैं पहले से ही थोड़ा टेढ़ा करके अंदर की तरफ रखूंगा तो इसका वेट इसको अंदर गिराने की कोशिश करेगा और जो फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसको बाहर गिराने की कोशिश करेगा। वेट अंदर गिराने की कोशिश करेगा और स्यूडो फोर्स बाहर गिराने की कोशिश करेगा, तो ये सेफली टर्न हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये सेफली टर्न हो जाएगा। सोचिए कि अगर ऐसा कोई ट्रैक में कोई आदमी जा रहा है और वो अपने आप को अगर ऐसा थोड़ा टेढ़ा कर देता है तो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर गिराने की कोशिश कर रहा है, उसका वेट उसको इधर गिराने की कोशिश कर रहा है, ये इधर ना गिरा पाएगा ना इधर गिरा पाएगा, वो सेफली निकल जाएगा। इसीलिए जब हम लोग टर्निंग लेते हैं, हैव यू नॉट नोटिस्ड दैट यू इंक्लाइन योरसेल्फ? यही तो शुरू में सीखना होता था, इसलिए हम लोग गिर जाते थे। जब सीखे नहीं थे कि कितना टेढ़ा होना है, टर्निंग लेते वक्त, साइकिल सीखते वक्त गिरते थे। अभी हम एक्सपर्ट हो गए, जब भी टर्निंग लेते हैं अपने आप को टेढ़ा कर देते हैं। जितना ज्यादा स्पीड में जाते उतने ज्यादा टेढ़ा कर लेते हैं, है ना? Accordingly we are now trained, our brain is now trained। इसलिए ज्यादा स्पीड में जाते हैं बहुत ज्यादा टेढ़ा हो जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं थोड़ा सा टेढ़ा हो जाते हैं। अभी हमें देखना है कि कितना स्पीड में जाने से कितना टेढ़ा होना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज को हमें अभी समझना है। क्या मैं अपना बात आपको सबको ठीक से समझा पा रहा हूं? यस 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 सर। चलिए तो अभी देखते हैं, इवन when the cyclist is moving with a safe speed, जब वो सेफ स्पीड में मूव कर रहा है, मतलब v लेस देन √μ/g, सेफ स्पीड में जा रहा है। Even when the cyclist is moving with a safe speed, the centrifugal force acts at the center of mass and tends to topple him outwards.
अगर कोई साइक्लिस्ट सीधा रहते हुए टर्निंग लेगा, सीधे सीधे टर्निंग लेने की कोशिश करेगा, उसका सेंटर ऑफ मास में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा उसको बाहर गिराने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसको टपल करने की कोशिश करेगा। टू अवॉइड टपलिंग he must bend himself by certain angle theta with the vertical in which direction? Inward direction की आउटवर्ड direction? जब आप टर्निंग ले रहे हो अंदर की तरफ टेढ़ा होते हो कि बाहर की तरफ टेढ़ा होते हो? अंदर की तरफ। यस, एंगल थीटा विद द वर्टिकल इन द इनवर्ड डायरेक्शन। ये चीज समझ में आना जरूरी है। अभी हमें वो थीटा पता करना है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रहा है, सोचो यहाँ से कोई एक साइक्लिस्ट जा रहा था, दिखने में वो कुछ ऐसा टर्न कर गया था और वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा था और ये ऐसे टर्न कर गया था। आपको गेस करके बताना है ये कैसा रास्ता में जा रहा है, उसका रूट कैसा है, ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है। व्हाट इज द रूट ऑफ दिस साइक्लिस्ट? ए बी सी। कौन सा रास्ते में जा रहा है? ये सी में जा रहा है क्योंकि ही इज टर्निंग इनवर्ड्स। अगर कोई साइक्लिस्ट ऐसा टेढ़ा है मतलब वो ऐसे रास्ते में जा रहा होगा। चलिए आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है क्योंकि ही इज नाउ इंक्लाइंड इनवर्ड, तो सी वाले रास्ते में जा रहा होगा। कैसा रास्ते में? ऐसा रास्ते में वो जा रहा होगा, इसलिए अंदर की तरफ टेढ़ा हुआ है। कितना टेढ़ा होना पड़ेगा जब कितना स्पीड में जा रहा था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा बनाएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये जो साइक्लिस्ट है इसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं, इस फिगर को थोड़ा हम बढ़िया से ड्रॉ करते हैं। नाउ हियर इज द साइक्लिस्ट। मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाता हूं ताकि आई कैन विजुअलाइज। ये साइक्लिस्ट है। अब इसके ऊपर क्या क्या फोर्स है? इसका अपना एक वेट है, दैट वेट मस्ट बी एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ मास। ये वेट है। अच्छा, और क्या है? देयर मस्ट बी ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ए नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर आता है, ठीक है। और क्या आता है? और आता है उसका ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा। एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आ रहा होगा। ही इज टेकिंग इट ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा है। ये चीज को थोड़ा इसको ढंग से लिखते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। और क्या है? सारा एक्सटर्नल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा क्यों है बताओ? क्योंकि वो साइक्लिस्ट ऐसा ट्रैक में जा रहा था तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ना। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, दैट इज बिहेविंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसलिए मैं फ्रिक्शनल फोर्स इधर को दे रहा हूं क्योंकि वो साइक्लिस्ट जो इधर से जा रहा है उसके पास टेंडेंसी है बाहर फिसल जाने की, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोक रहा है, फिसलने नहीं दे रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी लाइक दिस, नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी लाइक दिस, mg इज लाइक दिस। ये सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी दिखाना चाहिए। अगर ये r रेडियस के सर्किल में घूम रहा है तो mv²r इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर सबर करिए, मैं चीजों को लिखता हूं फिर उसको आगे बढ़ाएंगे हम। लेट the cyclist moves in a horizontal circle with circle of radius r, of radius r with a speed v स्पीड में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये v स्पीड में घूम रहा है। अगर ये v स्पीड में घूम रहा है तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं, अगर वो सारा फोर्सेस को हम डील करने की कोशिश करेंगे
तो ये जो फिगर है फ्री बॉडी डायग्राम, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करना चाहूंगा, सेम फिगर को रिड्यूस करना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई एक साइक्लिस्ट है, ये साइक्लिस्ट के ऊपर एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है, और ये जो दो फोर्स एक जगह आ रहे हैं उनका एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स ये क्या है, ये Ff का स्क्वायर n का स्क्वायर होल कुछ होगा ऐसे, क्योंकि दोनों फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हियर मस्ट बी सम नेट फोर्स। कितना है वो नेट फोर्स मालूम नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे, जरूरत ही नहीं है, डोंट वरी, ये नेट फोर्स हमें चाहिए ही नहीं। मैं खाली बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ नेट फोर्स आ रहा होगा। दैट नेट फोर्स कितना है हमें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये बात है तो इस फिगर को थोड़ा और आगे बढ़ाइए। क्या मैं आपको कभी पहले बताया, इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन द फोर्सेस मस्ट बी आइदर पैरेलल और दे मस्ट बी कंकरेंट। इसका मतलब ये तो दो फोर्स हुआ, ये जो तीसरा फोर्स हुआ, इसको लेने के बाद हम कहेंगे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो द थर्ड फोर्स मस्ट बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर ये फिगर को हम दोबारा ड्रॉ करते हैं तो कैसे दिखेगा, देखो तो ये दिखेगा mv²/r, यहाँ पर दिखेगा mg, और यहाँ पे वही नेट फोर्स जो हमें मालूम नहीं है। यहाँ पे कौन सा फोर्स, नेट फोर्स जो हमें मालूम नहीं है। अगर ये मैन वर्टिकल के साथ थीटा एंगल कर रहा है, अगर ये आदमी वर्टिकल के साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो हमारा ये फिगर में व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज दिस एंगल, है कि नहीं। अगर हम इसको कहेंगे y एक्सिस, इसको हम कहेंगे y एक्सिस, और इसको हम कहेंगे x एक्सिस, तो आप ये फ्री बॉडी डायग्राम में आके पहुंचे। क्या यहाँ तक का फिगर आपको समझ में आया, पहले बताओ, यहाँ तक का फिगर समझ में आ गया ना। अच्छा, तो आप क्या कहोगे, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना था, ये सब क्यों कर रहे हैं, हमें थीटा निकालना है कि वो आदमी जो टॉर्निंग ले रहा है उसको कितना टेढ़ा होना है। ठीक है, कितना टेढ़ा होना है। तो ये फिगर को थोड़ा सा मैं रिड्यूस कर देता हूं, लेट मी रिड्यूस दिस फिगर। ठीक, चलिए, तो लेट ही इंक्लाइंस himself by angle theta to vertical। ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 क्या देगा, इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स, इधर को क्या फोर्स है, एफ नेट साइन थीटा दैट इज इक्वल टू mv²/r। सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 क्या देगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है, एफ नेट कॉस थीटा, डाउनवर्ड क्या है, mg। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। अगर ये स्टेटमेंट दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 करते हैं, तो क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, तो ऊपर मिला एफ नेट साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r, एफ नेट कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। डिवाइड करो भैया, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ नेट कैंसिल्स आउट, tan थीटा इज इक्वल टू v²/। क्या ये चीज सबको समझ में आया, यस। तो हम क्या कहेंगे, वो आदमी को वर्टिकल के साथ क्या एंगल करना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ v²/rg। तो क्या लिखेंगे, सो फॉर ए सेफ टर्न the cyclist must incline himself or must bend himself to the vertical
बाय एन एंगल। कितना एंगल में बेंड करना चाहिए? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाई आर जी। तो उसको अपने आप को वर्टिकल के साथ कितना टेढ़ा करना पड़ेगा? tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाई आर जी। यू क्लियरली सी, मतलब अगर वो ज्यादा स्पीड में जा रहा है, v इज मोर, थीटा इज मोर। जितना ज्यादा स्पीड में जाएगा उतने ज्यादा उसको टेढ़ा होना पड़ेगा। अब रेसिंग वगैरह में देखे होगे, वो बाइक वाले जो जाते हैं इतना ज्यादा स्पीड में जाते हैं कि पूरा उनका घुटना जो है, देयर नीज आर टचिंग द ग्राउंड, इतना टेढ़ा हो जाते हैं, है कि नहीं? मैक्सिमम वेलोसिटी तो मैक्सिमम एंगल थीटा। और देखो थीटा अगर थोड़ा सा भी कम ज्यादा हो गया तो यू कैन नॉट टेक इट ऑफ। यही चीज को कहते हैं साइकिल सीखना। साइकिल चलाते वक्त आपको कोई नहीं बताया कि कितना एंगल टेढ़ा होना है, या फिर अपना स्पीडोमीटर में अब अपना स्पीड मेजर करके प्रोट्रैक्टर लगा के एंगल निकाल के टेढ़ा करके चलोगे, नहीं। इट इज बाय प्रैक्टिस वी लर्न। समझ में आया? सो अपने आप को कितना टेढ़ा करना है, दैट इज ऑटोमेटिकली थ्रू ट्रेनिंग यू हैव लर्नड इट, एंड दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे हम लोग कि थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है। When turning speed is more, the inclination is more. Turning speed v, when turning speed v is more, the inclination theta to vertical is also more. जब v ज्यादा होगा आपको ज्यादा टेढ़ा होना पड़ेगा। सो थीटा, tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू एम वी मैक्स का स्क्वायर बाय, सॉरी क्या था फॉर्मूला हमारा? v स्क्वायर बाय आर जी। सो इट वाज v मैक्स का स्क्वायर बाय आर जी। क्योंकि ये फॉर्मूला तभी भी देखे ना, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। थीटा जब मैक्सिमम होगा तब v भी मैक्सिमम होगा। अच्छा ये बात है। अगर ये बात है, मैक्सिमम भी कितना होता है? थोड़ी देर पहले हम निकाले थे, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ व्हिच ए पर्सन कैन टेक ए टर्न? रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी। इससे ज्यादा स्पीड में जाएगा तो खुद फिसल जाएगा, नहीं। मैक्सिमम स्पीड कितने में वो टर्न ले सकता है? रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी। उससे ज्यादा स्पीड में जाएगा तो फिसल जाएगा। अगर मैक्सिमम स्पीड इतने में जा सकता है तो मैक्सिमम वो अपने आप को कितना टेढ़ा कर सकता है? मैक्सिमम वो अपने आप को कितना टेढ़ा कर सकता है? लिखेंगे इट इज tan थीटा मैक्स इज इक्वल टू v मैक्स का वैल्यू था रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी। स्क्वायर करो क्या हो जाएगा? म्यू आर जी बाई आर जी, इट विल बी इक्वल टू म्यू। समझ में आया क्या? So what can be the maximum angle to which a cyclist can bend? That is tan inverse of mu. That is the maximum angle, maximum inclination that a cyclist can have. कितना मैक्सिमम टेढ़ा हो सकता है tan इनवर्स ऑफ म्यू, और उसके लिए भी उसको बहुत ज्यादा स्पीड में जाना है। कितना स्पीड में? रूट ओवर ऑफ म्यू आर जी स्पीड में। स्पीड थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो फिसल गया, एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो गया अंदर की तरफ फिसल जाएगा, एंगल थोड़ा सा कम हो गया बाहर की तरफ गिर जाएगा। मतलब समझ में आ रहा ना? तो कितना खूंखार है ये सिचुएशन। ये सिचुएशन में साइक्लिस्ट मैक्सिमम कितने अपने आप को टेढ़ा कर सकता है? वो रेसिंग बाइक्स आप देखे होगे, वो मैक्सिमम कितना टेढ़ा कर सकता है पूरा उसका स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्पीड नहीं बढ़ा, आप देखो अभी अगर मान लो कि अक्सर टर्निंग लेते वक्त एक्सीडेंट क्यों होता है? मान लो कि आप एक पर्टिकुलर स्पीड में जाते हो, पर्टिकुलर स्पीड में जब जा रहे हो उसके हिसाब से आप अपने आप को टेढ़ा कर ले हो। जैसे टर्निंग ले रहे थे, सामने से मान लो कोई दूसरा गाड़ी आ गया, कुत्ता आ गया, गाय आ गया, कुछ आ गया, तो सडनली आप क्या करोगे? पहले ब्रेक लगाओ। ब्रेक लगा दिए तो वेलोसिटी कम हो गया, वेलोसिटी कम हो गया तो जितना आप टेढ़ा हुए थे वो थीटा को भी तो कम करना पड़ेगा।
इतना जल्दी हम लोग रिस्टोर नहीं कर पाते हैं एंगल को, तो गिर जाते हैं। वेलोसिटी के साथ साथ अपने आप को एक सर्टेन एंगल में सडनली घुमाना उतना आसान नहीं है। घुमा के रिस्टोर करे, उससे पहले वेलोसिटी कम हो गया तो थीटा को कम करना है। थीटा को कम करने के लिए जो समय लगता है उतना समय में आप गिर जाते हो। समझ में आ रहा ना? सो टर्निंग लेते वक्त अक्सर एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होता है तो आदमी किधर को गिरता है? अगर किसी से नहीं टकराया तो अंदर की तरफ ही गिरेगा, उठने से पहले ही स्पीड कम हो गया है। समझ में आया? तो ये चीज है। So the maximum angle with which to the vertical with which a cyclist can take a turn is tan inverse of mu. क्या मेरी बातें समझ में आ रहा है? Is it understood? Yes. I'll take last 3 minutes to finish it up. अब तकलीफ क्या है? हम तो सब कुछ पढ़ लिए। तकलीफ ये है कि जब आप साइकिल में जा रहे हो, टर्निंग आया, अपने आप को टेढ़ा कर लोगे। कार में जा रहे हो, टर्निंग आया, कार को पकड़ के तो टेढ़ा नहीं कर सकते। व्हाट विल डू? हम क्या करेंगे? कार को पकड़ के अगर टेढ़ा नहीं कर सकते तो इसलिए हम क्या करते हैं? ट्रैक को ही टेढ़ा कर देते हैं। ट्रैक को ही टेढ़ा कर देते हैं। एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड बेंकिंग ऑफ ट्रैक्स। बेंकिंग ऑफ ट्रैक्स, ठीक है। जब कोई ट्रेन मूव कर रहा है किसी एक ट्रैक में, सोचो कि यहाँ पर 2 रेल है, यहाँ पर 2 रेल है, मैं आपको दिखा रहा हूं, दीज आर 2 रेल्स। इसके ऊपर कोई ट्रेन जा रहा है, और ये ट्रेन जब इसके ऊपर से जा रहा है, मान लो ट्रेन सीधा जाना है तो सीधा जाएगा। मान लो ट्रेन को यहाँ पर टर्निंग लेना है, यहाँ पे ऐसे आके ट्रेन को टर्निंग लेना है। ध्यान से देखो, ट्रेन को अभी ऐसे टर्निंग लेना है। जब टर्निंग लेना है तो उसको टेढ़ा होना पड़ेगा, किधर? अंदर की तरफ ऐसे टेढ़ा होना पड़ेगा। लेकिन ड्राइवर ट्रेन को टेढ़ा नहीं कर सकता, तो क्या करते हैं? जब भी कोई टर्निंग वाली बात आता है ना, ये जो बाहर वाला रेल है उसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, तो ट्रेन जब इसके ऊपर खड़ा होगा ऑटोमेटिकली टेढ़ा रहेगा। आर यू गेटिंग? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? हाँ, यस। वही मैं बता रहा हूं कि अगर कोई ट्रेन ऐसे कोई एक ट्रैक के ऊपर जा रहा है, देखो ये मैं पेन को आपको ट्रैक बनाया हूं, ये ट्रैक के ऊपर ट्रेन जा रहा है, सीधा जा रहा है तो कोई तकलीफ नहीं। अगर ट्रेन यहां से जाके ऐसे टर्न करने वाला है, जब वो ट्रेन ऐसे टर्न करने वाला है तो ट्रेन को अंदर की तरफ टेढ़ा होना है। तो ट्रेन को टेढ़ा कैसे करेंगे? इसलिए क्या करते हैं, जब भी हम अंदर की तरफ ऐसे टर्निंग करते हैं, बाहर वाला जो ट्रैक है ना, रेल है, वो रेल को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। ऊंचा कर देंगे तो क्या होगा? जब इसके ऊपर ट्रेन जाएगा ऑटोमेटिकली टेढ़ा हो जाएगा। ये जो एक तरफ की ट्रैक को हम ऊंचा कर देते हैं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बेंकिंग ऑफ ट्रैक्स। क्या आपको समझ में आया व्हाट इज बेंकिंग ऑफ ट्रैक्स? हाँ, तो लिखिए। यस। तो लिखेंगे व्हेन ए ट्रेन is moving on a curved track to give it necessary inclination to vertical, to give it necessary inclination to vertical, the outer rail is slightly elevated, थोड़ा सा उठा के रखते हैं। This is called banking of ट्रैक्स। बेंकिंग ऑफ ट्रैक का मतलब ये होता है। आप लोग कभी कभी रास्ते में भी देखे होंगे, आप अगर नोटिस करोगे, इफ यू आर मूविंग ऑन द रिंग रोड, हमारे राउरकेला के रिंग रोड में मूव करोगे, अभी बारिश का सीजन में आप मूव करोगे तो देखोगे रिंग रोड में यू विल नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग थिंग। ऐसा करके रिंग रोड गया है, आपको रिंग रोड में एक तरफ ड्रेन मिलेगा, ठीक है। कुछ दूर जाने के बाद देखोगे ड्रेन का पोजीशन बदल गया है, इधर है सेक्टर 7 के पास देखोगे the water is crossing the road and going to the other side of the drain. Why so? और अरे कोई भी ड्रेन बनाएगा तो एक ही तरफ बनाएगा, कंटिन्यूअसली बनाएगा नहीं। क्या होता है,
रिंग रोड में क्या है कि कभी आपको ऐसे जाना पड़ता है तो कभी ऐसे जाना पड़ता है, अकॉर्डिंगली गाड़ी ज्यादा स्पीड में जाते हैं। तो आप देखोगे रोड को नोटिस करोगे, एक तरफ हाई है एक तरफ थोड़ा लो है। जब आपको ऐसा टर्न करना होता है आप देखोगे ड्रेन विल बी दिस साइड, जिधर को आप टर्न कर रहे हो ड्रेन उधर को है, क्योंकि दूसरे वाला साइड थोड़ा हाइट में रहेगा तो पानी सब इसमें आ जाएगा। जब आप इधर को टर्न कर रहे होगे तो ड्रेन यहाँ पे होगा, क्योंकि इधर वाला थोड़ा हाइट में रहेगा, पानी सब इधर में आएगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो वाटर क्रॉसेस द रोड ऑन द वे। Are you getting? If you minutely notice, all these things are there on the road. Ring road is not flat and horizontal. It is slightly inclined because it is designed for certain speeds. ठीक है ना, वो एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके पास लिख देंगे स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके लिख देंगे 60 km/h लिमिट। और उसके हिसाब से हम इंक्लाइन किए हैं, टेढ़ा किए हैं, फ्रिक्शन रखे हैं। उससे ज्यादा स्पीड में जाओगे तो मर्जी आपका है ना, उससे ज्यादा स्पीड में जाओगे तो कहां जाओगे आपको मालूम नहीं है, ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे, सामने जाओगे, गड्ढे में जाओगे, फिसल जाओगे, भगवान के पास जाओगे, तो फिर आपको खुद की रिस्क लेना है। इसलिए क्या करते हैं, ट्रैक को अपने हिसाब से बना लेते हैं, वहां पर स्पीड लिमिट लगा देते हैं। इतना स्पीड में जाओगे इतना टेढ़ा होना पड़ेगा, उतना टेढ़ा हम कर चुके हैं, आपको बस उतना स्पीड में ही जाना है, उससे ज्यादा या कम नहीं करना है। Anyway, so we could follow कि the outer rail is slightly banked, outer rail is slightly banked and the mechanism is called banking of tracks। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया तो मैं एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा। सोचो कि ये कोई एक ट्रैक है, मैं ड्राइंग बढ़िया से नहीं बनाता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो। ये एक तरफ का रेल है, दूसरे तरफ का रेल को थोड़ा मैं ज्यादा हाइट कर दिया हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ का रेल दूसरी तरफ से थोड़ा सा ज्यादा है। आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस, सपोज द रोड इज लाइक दिस, ये है रेल, ये रोड को हम क्या किए, ट्रैक को क्या किए, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिए। इसमें ट्रेन ऐसे नहीं जा रहा है, ये ट्रेन ऐसे जा रहा है और कार या बस ऐसे जा रहा है, और ये ट्रक का पिछला हिस्सा है, ठीक है, ये ट्रक इधर जा रहा है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है क्या? ये ऊपर नहीं जा रहा है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? ये ट्रक ऐसा टेढ़ा कर दिया गया है, तो यहाँ पर होते हुए जो ट्रक ये इधर नहीं जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सॉरी, ये ट्रक इधर जा रहा है या फिर कार जो है इधर जा रहा है। तो अब हुआ क्या है, ये यहाँ पर होते हुए इस वर्टिकल के साथ कुछ एंगल टेढ़ा हो गया है, जितना एंगल टेढ़ा होना था उतना एंगल टेढ़ा हो गया है। सोचो तो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा, तो मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ये जो आपको समझ में आया, अब आई विल टेक 1 मिनट टू एक्सप्लेन। अब हो गया ये ट्रैक, आप कहोगे कि ट्रैक का एक साइड को हम कुछ उठा दिए हैं, एच हाइट तक उठा दिए, एंड व्हाट इज दैट एच? दैट इज कॉल्ड बैंकिंग हाइट। एच क्या है? बैंकिंग हाइट, मतलब एक तरफ का ट्रैक को हम थोड़ा सा ऊपर उठा दिए, बैंकिंग हाइट। अब हुआ क्या है, यहाँ पर अगर कोई गाड़ी इसमें जा रहा है तो वो गाड़ी ऑलरेडी टेढ़ा हो चुका है वर्टिकल के साथ, कितना? थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है। ट्रैक का विड्थ कितना है? यहाँ पर एक ट्रैक है जो उसको हाइट रखे हैं, रेल, यहाँ पर एक रेल है। दिस विड्थ इज, यू से ट्रैक विड्थ इज W और स्मॉल w, ठीक है, h इज दिस, और ट्रैक विड्थ को d कर देते हैं, ट्रैक विड्थ इज d। हाँ, जो चीजें दिखने में आया वो समझ लोगे तो काम बन जाएगा। If h is banking height, d is ट्रैक विड्थ, ट्रैक का विड्थ ये है, तो आप क्या कहोगे? 40 tan थीटा, tan थीटा इज h by d। अच्छा, लेकिन ये थीटा क्यों हम टेढ़ा किए? ताकि ये चीज टपल ना कर जाए। क्यों थीटा टेढ़ा किए? कितना टेढ़ा करना पड़ता था? कितना टेढ़ा करना पड़ता है फॉर नो टपलिंग? इट शुड बी इक्वल टू v² by rg।
tan थीटा कितना होना चाहिए फॉर नो टॉपलिंग, v स्क्वायर बाय आर जी। उसी हिसाब से हम टेढ़ा किए, उसी हिसाब से हम टेढ़ा किए, tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर नो टॉपलिंग, फॉर नो टॉपलिंग, फॉर नो टॉपलिंग, फॉर नो टॉपलिंग, फॉर शुड बी tan थीटा शुड बी v स्क्वायर बाय आर जी। अब ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, आपको मिल गया h बाई डी इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। और क्या होना चाहिए बेकिंग हाइट, एक तरफ का रेल को कितना उठाना है, d इधर ले लो, इट इज v स्क्वायर डी बाय आर जी। एक तरफ का रेल को हम इतना उठा देते हैं तो कोई ट्रेन यहाँ पर अगर v स्पीड में जाएगा, ट्रैक में लगा देंगे क्या कि स्पीड लिमिट v, स्पीड लिमिट v अगर लगा देंगे, कोई ट्रेन अगर v स्पीड में जाएगा तो उसमें कोई टॉपलिंग का डर नहीं है। क्या आपको बेकिंग ऑफ ट्रैक क्या है समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? इज इट अंडरस्टूड? यस। तो साइक्लिस्ट वाला कहानी को पूरा रिपीट कर देते हैं। जब भी हम कोई साइक्लिस्ट टर्न ले रहा है किसी एक कर्व पाथ में, व्हाट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? फ्रिक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व ट्रैक। और mv square by r is equal to frictional force. तो what can be the maximum speed with which a cyclist can take a turn? Root over of mu r g. अगर वो मैक्सिमम स्पीड में, उससे ज्यादा स्पीड में जाएगा, he will be slipping outwards, बाहर की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स होगा mu mg। नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ, आप देख लेना, मैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स को खाली बता रहा हूँ। अगर उससे कम स्पीड में जाएगा, मैक्सिमम स्पीड से कम स्पीड में जाएगा, he will be able to take a safe turn and the frictional force will be mv square by r. Even when he is moving with a safe velocity, safe speed, he has to bend to the vertical in the inward direction. By what angle? Say theta. Then tan theta is v square by rg. When a cyclist is taking a turn, he has to bend himself to the vertical in the inward direction by an angle tan inverse of v square by rg. जो हम लोग सारा चीज देख लिए। कोई गाड़ी वाला कैसे गाड़ी को टेढ़ा करेगा? गाड़ी वाला कार में जा रहा है, अपना कार को टेढ़ा नहीं कर सकता, इसलिए रास्ते को ही डिजाइन किया जाता है। अब बोलोगे हर जगह तो ऐसे नहीं मिलता है। अरे थीटा कब होता है? tan थीटा इज v स्क्वायर बाय rg। अगर किसी गली कुचे में जा रहा है, v इज वेरी स्मॉल, देन थीटा रिक्वायर्ड इज वेरी स्मॉल, उसमें वहां पर करने की जरूरत नहीं। वहां पर जो बेकिंग ऑफ ट्रैक करना है वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज v इज स्मॉल, गाड़ी इज गोइंग स्लो। लेकिन कोई हाईवे है जहां पर हाई स्पीड व्हीकल्स आर गोइंग, इन दैट केस तो आपको वहां पे बेकिंग करना है ट्रैक को। बेकिंग करने का मतलब क्या हुआ? द आउटर रेल इज टू बी स्लाइटली एलिवेटेड, ताकि गाड़ी उसके ऊपर आएगा, खुद ही खुद टेढ़ा हो जाएगा। कितना उठाना है उसको? बाय ए हाइट h गिवन बाय v स्क्वायर d बाय rg, फिर d इज द विड्थ ऑफ द ट्रैक। d इज द विड्थ ऑफ द ट्रैक। यहाँ पे ये हो गई आपका छोटा एक रेल, ये हो गया दूसरा रेल, जिसको थोड़ा हम उठा दिए, आपको समझ में आएगा, बल्कि इतना बड़ा बना दिए ताकि ये दिखेगा आपको। और भाई इतना ज्यादा टेढ़ा नहीं होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। अगर ये 3 इंच का है, ये 5 इंच का होगा, या फिर 4 इंच का होगा, थोड़ा सा 1 इंच ज्यादा होगा तो भी सफिशिएंट हो जाता है। स्पीड कम कर देते हैं, वहां पे टर्निंग पे स्पीड कम कर देते हैं। क्या आपको मोशन ऑफ ए साइक्लिस्ट पूरा समझ में आया? यस। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।